हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 7 करने वाले हैं और इसमें हमें क्या पढ़ना है? प्रारंभिक राज्य के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? प्रारंभिक राज्य के बारे में। जैसे हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे क्या? प्रारंभिक शहर, प्रथम नगरीकरण पढ़े थे, यानी कि प्रारंभिक शहरों के बारे में पढ़े थे। यानी कि सबसे पहले जब शहर का विकास हुआ था तो वो कौन सा शहर था? जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, जैसे लोथल हो गया, ये मोहनजोदारो हो गया, हड़प्पा हो गया, तो ये सब कुछ शहर थे जो प्रथम शहर थे। अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? प्रारंभिक राज्य के बारे में पढ़ना है, यानी कि शहर से बड़े क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? राज्य बोलेंगे। तो उस तरीके से इसमें मुख्य रूप से 16 राज्यों के बारे में, जिनको हम लोग महाजनपद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? महाजनपद। उनके बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे और ख़ास करके मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य के बारे में, जो कि हमारे बिहार से ही रिलेटेड है। तो ये जो भी बातें हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो प्लीज़ वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और तभी जा करके ये जो चैप्टर है वो अच्छे से समझ में आएगा। और अभी तक इस चैनल पे न्यू हैं, यानी कि पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, उनको बताइएगा इस चैनल के बारे में, ठीक है ना? तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो हमें क्या पढ़ना है? प्रारंभिक राज्य के बारे में। तो फ्रेंड्स, क्या करा है कि आप लोगों ने अध्याय 6 में वैदिक काल के जन और जनपद के बारे में पढ़ा है। यानी कि इससे पहले जो चैप्टर 6 था, जिसमें हम लोग पढ़े थे क्या? उस चैप्टर 6 का क्या हेडिंग था? जीवन के विभिन्न आयाम। उसी में हम लोग वैदिक काल के बारे में, यानी कि ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और उसी में एक वर्ड आया था जन, और जनपद के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो जन क्या था कि लोग झुंड में रहते थे। क्या था कि जो वैदिक कालीन लोग थे वो किस में रहते थे? समूह में रहा करते थे, जिसको कबीला बोलते थे। क्या बोलते थे? कबीला। और उस कबीले को और किस नाम से जानते थे? जन के नाम से जानते थे। और उस कबीले को जो व्यक्ति हेड करता था, यानी कि जो लीड करता था, उसको क्या बोलते थे? राजन बोलते थे। क्या बोलते थे? राजन। अब देखिए क्या है कि उस कबीला, यानी कि छोटे से ग्रुप, वो जो कुछ लोगों का जो छोटा सा ग्रुप था, उसको क्या बोले? जन। और वही कुछ जन मिल करके, छोटे छोटे जन, जब हम लोगों ने देखा था कि ऋग वैदिक काल के जो लोग थे वो मुख्य रूप से कौन सा उनका पेशा था? तो उनका पेशा था पशुपालन का, यानी कि वो लोग पशुपालन करते थे। बाद में उत्तर वैदिक काल आते आते हम लोगों ने पढ़ा था। अगर आपने चैप्टर 6 को नहीं पढ़ा है तो जा करके पहले वो वाला वीडियो देखिएगा, चैप्टर 6 का पार्ट 1 है, वहाँ से शुरुआत कीजिएगा, तभी जा करके ये जो चैप्टर है वो एकदम क्लियरली अच्छे से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, वो पिछले चैप्टर से रिलेटेड है, यानी कि जो बातें पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं उन्हीं बातों का यहाँ पे यूज होगा। इसलिए अभी भी बोला जा रहा है कि अगर इस चैप्टर 6 देखने से पहले अगर आप ये चैप्टर 7 देख रहे हैं तो पहले आप जा करके चैप्टर 6 का पार्ट 1 देखिए, पार्ट 2 देखिए, पार्ट 3 देखिए, ऐसे करके चैप्टर 6 को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद चैप्टर 7 पढ़िएगा तो बहुत अच्छे से जो बातें हैं वो समझ में आएंगी, ठीक है? तो क्या करें यहाँ पे? तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आप चैप्टर 6 देख लिए हैं, ठीक है ना? तो क्या करा है कि हम लोग पढ़े थे कि जो वैदिक साहित्य के लोग थे, वैदिक काल के जो लोग थे, उनका ऋग वैदिक पीरियड में, यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के बीच के जो लोग थे, उनका मुख्य पेशा क्या था? पेशा क्या होता है कि जो लोग जीवन यापन करने के लिए जो कार्य करते हैं, जिनसे उनको कुछ आमदनी होती है और वो अपना जीवन यापन करते हैं, वही जो कार्य है वही क्या कहलाता है? पेशा कहलाता है, ठीक है? तो जो ऋग वैदिक काल था, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व वाला जो काल था, इस समय के लोग क्या करते थे? पशुपालन करते थे। लेकिन 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व वाला जो पीरियड था, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था? उत्तर वैदिक काल बोला था। इस समय के जो लोग थे, इनका मुख्य पेशा क्या हो गया था? पशुपालन न होकर के कृषि हो गया था। तो अब यहाँ पे जानते हैं कि जब कृषि हो जाएगा तो जो कोई भी व्यक्ति कृषि करने के लिए, जब कोई व्यक्ति कृषि करेगा तो उसको एक जगह पे क्या होना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, तभी जा करके फसल पकता है, क्योंकि फसल को तैयार होने में क्या लगता है? टाइम लगता है। तो जब व्यक्ति कृषि करने लगा तो जाहिर सी बात है कि वो लोग अस्थायी रूप से अपना जीवन यापन करने लगे। अब ये जो छोटे छोटे लोगों का जो ग्रुप था, जिसको जन बोला गया, वही छोटे छोटे ग्रुप मिल करके कुछ 3-4 या फिर
इससे अधिक जो जन थे यानी कि जो कबीला था, ये मिलकर के अपने आप में क्या बना लिए, जनपद बना लिए। क्या बना लिए, जनपद। यानी कि सभी लोग मिल गए और बोले कि चलो मिल करके क्या चलाते हैं, शासन व्यवस्था चलाते हैं। तो यही क्या कहलाया, जनपद। लेकिन अब आज से लगभग 3,000 वर्ष पहले की बात है। यानी कि लगभग कब की बात हो रहा है यहाँ पे, तो 3,000 वर्ष पहले की बात करने का मतलब क्या, 1,000 ईसा पूर्व की बात हो रहा है। तो इस समय आते आते यानी कि जैसे जैसे समय बीतता गया ना, तो जनपद जो है वो किस में तब्दील हो गया, महाजनपद में बन गया। क्या, किस में बदल गया, महाजनपद में। तो हम लोग आगे इससे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते। तो क्या करें कि आप लोगों ने क्लास 6 में वैदिक काल में के जन और जनपद के बारे में पढ़ा है। लगभग 3,000 वर्ष पहले गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में लोहे के बने औजार एवं उपकरणों के प्रमाण खुदाई से प्राप्त हुए हैं। यानी कि आज से लगभग 3,000 वर्ष पहले। अब 3,000 वर्ष पहले का मतलब क्या है कि अभी कितना चल रहा है, 2021 चल रहा है। यानी कि आज से लगभग 2000 तो समय बीत गया, और इससे 3,000 वर्ष पहले की बात हो रही है। यानी कि आज से लगभग 1,000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। यानी कि आज से लगभग 3,000 साल पहले की बात हो रही है। तो इस समय क्या था कि गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में, यानी कि गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में क्या है कि लोहे के बने औजार एवं उपकरण के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, खुदाई से। यानी कि जब जमीन को खोदा जा रहा था तो वहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, गंगा नदी घाटी के क्षेत्र में, कि यहाँ पे लोहे के बने औजार मिले हैं। क्या बने हैं, लोहे के बने औजार और उपकरण यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। साथ ही मिट्टी से बने एक विशेष प्रकार के बर्तन, जिसको क्या बोलते हैं, चित्रित धूसर पात्र प्राप्त हुए हैं। इन साक्ष्यों से स्पष्ट होता है, यानी कि जो लोहे के औजार और उपकरण मिले, साथ ही साथ चित्रित जो मिट्टी के बर्तन है वो मिले, तो इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट यह होता है कि वैदिक जनों की पशुपालन के साथ साथ, यानी कि जो वैदिक जन थे वो पशुपालन के साथ साथ और कौन सा कार्य करते थे, तो कृषि में भी भागीदारी बढ़ी। यानी कि वो लोग कृषि करना भी आरंभ कर दिए थे। इस कारण से वे पहले की अपेक्षा अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे। इन आर्थिक परिवर्तनों के कारण क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी शक्तियों का जन्म हुआ। अब जाहिर सी बात है कि जब ये लोग एक जगह एकत्रित होकर के रहेंगे तो उनमें क्या होगा, एक छोटे छोटे क्षेत्रीय शक्ति, यानी कि छोटे छोटे कबीले जो है वो शासक वर्ग के रूप में उभरे। ठीक है ना, उनमें शासक, ये जो छोटे छोटे कबीले थे ये लोग शासक वर्ग में, यानी कि शासन करना शुरू इन लोगों ने कर दिया था। ठीक है ना। अब क्या करा है कि छोटे छोटे जन अब जनपद बनते जा रहे थे। यानी कि हम लोग बताए थे ना कि वो जो कबीला था जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जन, अब वो जन से क्या बन गए, जनपद बन गए। जनपद क्या बन गए, यानी कि इनका जो इस छोटे से एरिया पे इनका शासन चलता था तो ये जन हो गए। लेकिन इनका जब शासन व्यवस्था बड़े एरिया पे होने लगा तो वो इस तरीके से इस बड़े एरिया को क्या बोलने लगे, जनपद बोलने लगे। क्या बोलने लगे, जनपद। तो आई होप ये जन और जनपद की जो बातें हैं, यानी कि जो वर्ड है जन और जनपद, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब क्या करा है कि जनपदों के विकास में 3 रूप अस्थाई क्या है कि 3 रूप दिखाई देते हैं। यानी कि जब जनपद का विकास हो रहा था, जन से जनपद बन रहा था, तो इसमें 3 रूप दिखाई देता है। यानी कि इनके 3 टाइप हैं। कौन, पहला जो जन है क्या है कि अधिकांश जन अकेले ही जनपद की अवस्था प्राप्त कर लिए। यानी कि कुछ जन ऐसे थे, जन मतलब क्या है कि लोगों का एक छोटा सा ग्रुप, जिस एरिया पे वो लोग रह रहे हैं उसको क्या बोला गया, जन। अब ये जो जन है वो जनपद कैसे बना, तो इसके 3 टाइप है, यानी कि 3 तरीके से जनपद बना। पहला कि जो अधिकांश जन थे, यानी कि छोटे छोटे कबीले थे, जो छोटे छोटे जन थे, वो जनपद कैसे बने, तो क्या करे कि ये अपने आप जनपद बन गए। यानी कि इस छोटे से एरिया पे शासन करते करते इनका जो एरिया है वो इसका क्या होते गया, विस्तार होते गया, और ये जनपद में तब्दील हो गए। तो इस तरीके से जो जनपद बनने वाले जो जन थे वो कौन थे, मत्स्य, चेदी, काशी और कौशल। यानी कि ये कुछ ऐसे जन थे जो अपने आप क्या बदल गए, जनपद में तब्दील हो गए। यानी कि इनका जो शासन करने का जो एरिया था वो क्या हो गया, विस्तृत हो गया, बड़ा हो गया, इसलिए क्या बन गए, जनपद बन गए। अब ये तो एक हुआ पहला टाइप का। दूसरा टाइप का जनपद क्या हुआ कि कुछ जनों ने आपस मिलकर जनपद का रूप लिया। यानी कि जो छोटे छोटे जन थे ये आपस में मिल गए और मिल करके क्या बना लिए, जनपद। तो पहला हम लोगों ने क्या देखा कि एक जन है जो अपने आप अपने क्षेत्र का विस्तार करते गया और जनपद में तब्दील हो गया। दूसरा कि जो छोटे छोटे जन थे वो आपस में आकर के मिल गए और इससे क्या बना लिए, जनपद बना लिए। जैसे पांचाल जनपद इसका एक उदाहरण है। ठीक है ना, हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे कुरु और पांचाल के बारे में। तो इन लोगों ने क्या किया कि आपस में मिल करके जो छोटे छोटे जन थे वो आपस में मिल करके क्या बना लिए, जनपद बना लिए। अब आगे देखते तीसरा टाइप क्या है कि अनेक जन
अधिक शक्तिशाली जनों से पराजित होने के बाद मिला लिए गए। यानी कि कुछ ऐसे भी जन थे जो क्या हो गए, यानी कि ये छोटा जन है और यहाँ पे एक बड़ा जन है। अब ये क्या किया कि जो छोटे छोटे जन थे यहाँ पे इन सबको हरा दिया और अपने में शामिल कर दिया, और इस तरीके से एक बहुत बड़े जनपद का निर्माण हुआ। जैसे मगध द्वारा मगध भी क्या था, एक जनपद था, महाजनपद था, और इसने क्या किया था कि अंग की विजय इसका एक उदाहरण है। यानी कि जो मगध जो महाजनपद था वो क्या किया कि अपने आसपास के जितने भी छोटे छोटे जन होते थे इनको क्या कर लेता था, उनके ऊपर युद्ध करके वहाँ के जो राजा होते थे उनके वहाँ, यानी कि वहाँ के जो जन का जो हेड होता था, मुखिया होता था, उसको हरा करके और अपने साम्राज्य में मिला लेता था, और इस तरीके से अपना जो स्वरूप है उसको विस्तृत किया, विस्तार किया, और ये क्या कहलाया, महाजनपद कहलाया। तो आई होप ये जो 3 प्रोसेस है, यानी कि जो 3 प्रक्रिया है महाजनपद बनने का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। पहला प्रक्रिया क्या है कि जो खुद ब खुद, यानी कि अपना जो अवस्था है वो जन से जनपद में बदल लिया। दूसरा कि जो छोटे छोटे जन है वो आपस में मिल करके जनपद बना लिए। और तीसरा कि जो अपने से छोटे यानी कि कमजोर जो जन है उनको हरा करके और अपने हिस्से में मजबूत और शक्तिशाली जनपदों द्वारा अपने में मिला करके क्या बना लिए, महाजनपद बना लिए। तो ये 3 प्रक्रिया था। अब बात करते कि महाजनपदों का विकास, यानी कि जो महाजनपद है इनका विकास कब हुआ और कैसे हुआ। तो क्या करा है कि लगभग 2500 वर्ष पहले, यानी कि आज से लगभग 500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। कब की बात हो रही है, 500 ईसा पूर्व की बात हो रही है, और आज से 2500 साल पहले की बात हो रही है। ठीक है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर बोले 2500 साल पहले तो आपको क्या समझना है कि 500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। क्या हो रही है, 500 ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो क्या करा है कि लगभग 2500 वर्ष पहले वैदिक काल के कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। यानी कि कुछ जनपद जो थे वो क्या हो गए, महत्वपूर्ण हो गए। क्यों, क्योंकि उनका प्रभाव और भी जो छोटे छोटे जन थे उन पे पड़ता था। तो क्या कर रहे हैं कि कुछ ऐसे जनपद थे जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जैसे इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। यानी कि जो जनपद ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया उसको क्या बोला जाने लगा, महाजनपद बोला जाने लगा। और बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। यानी कि ये जो 16 महाजनपद है, यानी कि जो बड़े बड़े जनपद, महाजनपद क्या हो गए कि जनपदों का बड़ा जो स्वरूप है उसी को क्या बोला जाने लगा, महाजनपद बोला जाने लगा। तो हमें इतिहास में कितने महाजनपदों के बारे में पता है, तो 16 महाजनपद के बारे में हमें पता चलता है। तो 16 महाजनपदों के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, तो बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से। किससे पता चलता है, बौद्ध एवं जैन ग्रंथों से हमें किस चीज़ के बारे में पता चलता है, 16 महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। इनमें अंग, मगध, काशी, कोसल, वत्स, अवंती, वज्जी, मल आदि महाजनपद मुख्य थे। यानी कि जो 16 महाजनपदों में भी जो सबसे महत्वपूर्ण जो महाजनपद थे वो कौन कौन से थे, तो अंग हो गया, मगध हो गया, ये सब महाजनपद के नाम है। ठीक है ना, तो अंग महाजनपद, मगध महाजनपद, काशी महाजनपद, कोसल, वत्स, अवंती, वज्जी, मल आदि ये सब क्या होते, बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद थे। यानी कि इनका जो महत्व था वो बहुत ज़्यादा था, प्रभाव ज़्यादा था। ठीक है ना, अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 महाजनपदों के नाम है। यहाँ पे अस्मक महाजनपद है, यहाँ वत्स महाजनपद है, ये मगध है महाजनपद है, ये अंग महाजनपद है। ठीक है ना, ये काशी महाजनपद है, ये विदेह महाजनपद है, ये कौशल महाजनपद है, मल यहाँ पे है, पांचाल यहाँ पे, ठीक है ना, पांचाल यहाँ पे, कुरु, और यहाँ पे सूरसेना, यहाँ पे मत्स्य हो गया, यहाँ पे अवंती हो गया, ये गांधार हो गए, ये कंबोज हो गया। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, कुछ महाजनपद है। ये 16 महाजनपदों के नाम है, और वो कहाँ कहाँ पे, भारत के किस किस हिस्से में कौन कौन से महाजनपद है आप इस मैप से समझ सकते हैं। और जिनका भी जहाँ पे भी नाम आएगा, जिन महाजनपदों के बारे में चर्चा होंगी उनको यहाँ पे आकर के आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आइए क्या करा है यहाँ पे कि महाजनपदों में शासन का स्वरूप एक जैसा नहीं था। यानी कि जितने भी महाजनपद आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि जितने भी महाजनपद आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ की जो शासन व्यवस्था है, यानी कि यहाँ के जो राजा है जो नियम लागू करते थे वो सभी महाजनपदों में एक जैसा नहीं था। यानी कि कुछ महाजनपद में कुछ अलग तरीके से शासन व्यवस्था की जाती थी, यानी कि राजा का जो शासन करने का तरीका था वो अलग था। यानी कि अगर मान के चले कि वत्स महाजनपद की बात करें, यानी कि वत्स में जो राजा होते थे वो मगध वाले राजा से डिफरेंट तरीके से रूल करते थे। कोई ऐसा नहीं था कि जिस तरीके से मगध के राजा शासन करेंगे अपने लोगों के ऊपर, ठीक उसी तरीके से अवंती के राजा भी वहाँ के लोगों के ऊपर वैसे ही शासन करेंगे, ऐसा कोई निश्चित नहीं था। यानी कि अलग अलग राजा अलग अलग तरीके से क्या करते थे, राज करते थे, शासन करते थे।
अब क्या करें कि कुछ राजतंत्रात्मक शासन था, कुछ में राजतंत्रात्मक शासन था, तो कुछ गणतंत्रात्मक था। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ जो महाजनपद थे जहाँ पे राजा का, राजतंत्रात्मक कहने का मतलब क्या है कि राजा का तंत्र, तंत्र का मतलब क्या होता है शासन, यानी कि राजा का शासन था। यानी कि कुछ जो महाजनपद थे वहाँ पे किसका शासन था, राजा का, ठीक। लेकिन कुछ ऐसे भी महाजनपद थे जहाँ पे किसका शासन था, गणतंत्रात्मक शासन था। गणतंत्रात्मक कहने का मतलब क्या है कि जहाँ का जो हेड होगा, यानी कि जो शासन करने वाला होगा, उसका चुनाव किया जाएगा। यानी कि वहाँ के जो लोग होंगे वो क्या होगा, वहाँ के जो शासक होंगे उनका चुनाव वहाँ के लोगों के द्वारा किया जाएगा। तो वो क्या कहलाएगा, वो व्यवस्था जो है, यानी कि वो जो शासन करने वाली व्यवस्था है वो क्या कहलाएगी, गणतंत्रात्मक। और जहाँ पे राजा का शासन होगा, यानी कि जहाँ पे राजा शासन करेंगे और राजा के बाद राजा का बेटा शासक बनेगा, वो जो व्यवस्था है वो क्या कहलाती है, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था कहलाती है। अब क्या करें कि जो राजतंत्रात्मक व्यवस्था में राजा का पद वंशानुगत अथवा पैतृक होता है। वंशानुगत कहने का मतलब क्या है कि वंश, यानी कि जो राजा का वंश होगा वही उस राज्य का क्या बनेगा, राजा बनेगा। दूसरा कोई भी व्यक्ति उस राज्य का शासन व्यवस्था नहीं चलाएगा, ठीक है ना। अथवा पैतृक, यानी कि पिता के बाद पुत्र था। जाहिर सी बात है कि महाजनपदों की राजधानी या शासन का केंद्र थी। अब बात करते हैं कि जो महाजनपद थे ना, उनकी एक राजधानी होती थी और वहीं से राजा क्या करते थे, शासन चलाते थे। जैसे बिहार की राजधानी क्या है, पटना, तो पटना से क्या चलता है, शासन व्यवस्था चलता है। यानी कि जो बिहार पे शासन कौन करेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री का जो आवास होगा वो कहाँ पे होगा, पटना। पटना क्यों, क्योंकि पटना बिहार की क्या है, राजधानी है। यानी कि शासन व्यवस्था, किसी भी राज्य पे शासन व्यवस्था, वहाँ से नियम कानून जो भी होगा वो कहाँ से बनता है, राजधानी से बनता है। और राजधानी में कौन बैठता है, शासक बैठता है जो शासन करता है। तो अभी अगर बात करें तो बिहार की राजधानी है पटना, तो जो चीफ मिनिस्टर है, जो बिहार पे राज करते हैं, वो कहाँ बैठेंगे, पटना में। यानी कि पटना क्या है, राजधानी है। ठीक उसी तरीके से जो जितने भी 16 महाजनपद थे, तो जो 16 महाजनपदों की राजधानियों से ही राजा क्या करते थे, शासन करते थे। राजधानियों में राजा, सेना एवं राजा के कर्मचारी रहते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी जो लकड़ी एवं ईंट पत्थरों की दीवारों से घिरी होती थी। तो किलेबंदी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो राजधानी है उसको चारों तरफ से क्या कर देना, घेर देना। यानी कि ऊंचे ऊंचे दीवार बना करके घेर देना, वही क्या कहलाता है, किलेबंदी करना कहलाता है, ठीक है ना। अब क्या करा है कि अब ये जो राजधानी होता है, तो राजधानियों में कौन कौन से लोग रहते थे, तो राजा रहते थे, सेना रहती थी राजा की, और राजा के कर्मचारी रहते थे। यानी कि जो राजा जिसके सहयोग से अपना राजकाज चलाएंगे, जो शासन व्यवस्था चलाएंगे, यानी कि जितने भी कार्य हैं उनको करने वाले जो उनके कर्मचारी होंगे, वो लोग कहाँ रहते थे, राजधानी में रहते थे। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी जो लकड़ी, ईंट एवं पत्थरों की दीवारों से घिरी होती थी। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया होगा। तो जाहिर सी बात है इसीलिए किया जाता था क्योंकि दूसरे राजा, हम लोग देखते थे कि एक महाजनपद ये है और बगल में यहाँ भी महाजनपद है, तो जो शक्तिशाली राजा होता था वो अपने से कमजोर राजा के ऊपर क्या कर देता था, अटैक करके, और इसके राज्य को हड़प लेता था। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो यहाँ के राजा होते थे अपने राजधानियों को क्या कर देते थे कि राजधानियों की किलेबंदी कर देते थे, यानी कि ऊंचे ऊंचे दीवार बना देते थे क्योंकि उनकी सेना आसानी से राजधानी में एंट्री न कर सके, यानी कि दाखिल न हो सके। अब क्या करा कि महाजनपदों के राजा ने स्वैच्छिक नजराना के बजाय अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे थे। हम लोग पिछले जो चैप्टर है, चैप्टर 6 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि राजा तो कर वसूलते थे, साथ ही साथ लोगों के द्वारा उनको क्या दिया जाता था, स्वैच्छिक नजराना दिया जाता था। यानी कि खुद ब खुद जाकर के राजा को लोग क्या करते थे, गिफ्ट देते थे, दान देते थे। लेकिन अब ये जो यहाँ अब जो महाजनपद के जो राजा हुए तो उन लोगों ने स्वैच्छिक नजराना को बंद करके इन लोगों ने क्या कर दिया, नियमित कर स्थापित कर दिया। कर का मतलब क्या होता है, टैक्स। हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे, कर का मतलब क्या होता है, टैक्स। तो राजा ने टैक्स नियमित निर्धारित कर दिया और ये सभी व्यक्तियों के ऊपर लगता था। जैसे विभिन्न प्रकार के आर्थिक गतिविधियों से जुड़े लोगों, जैसे कि कृषक का मतलब क्या है, जो किसान थे, जो खेती बाड़ी करते थे, उनके ऊपर भी टैक्स लगता था। यानी कि उनको भी जो फसल के भाग होते थे, यानी कि जो फसल के उत्पादन होते थे, उनमें से कुछ भाग राजा को देना होता था। जो कारीगर होते थे, जो व्यापारी होते थे, जो पशुपालक होते थे, आखेटक, शिकारी थे, सभी से क्या लिया जाता था, एक निश्चित मात्रा में कर वसूला जाता था। यानी कि इन सभी से एक निश्चित रूप से टैक्स लिया जाता था। फसलों पर लगाया जाने वाला जो कर था वो सबसे महत्वपूर्ण था। यानी कि जो कृषक लोग थे, जो किसान लोग थे,
उसकी जो राजा की जो आमदनी थी वो किसानों से क्या था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि अधिकांश लोग किसान थे। अब क्या करें कि प्राय उपज का 16वां हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। यानी कि 16वां हिस्सा, यानी कि जितना भी ये उपज होगा उसका 16वां हिस्सा किसको देना होता था, राजा को देना होता था। अब क्या करा कि कारीगर और बुनकर, अब इनका क्या, ये तो कुछ उत्पादन नहीं करते थे। जो कारीगर हो गए, जो बुनकर हो गए, लोहार हो गए, सुनार हो गए, बढ़ई हो गए, ये लोग क्या करते थे, ये लोग कैसे टैक्स देते थे। तो इन लोगों से राजा के द्वारा कहा जाता था कि आप लोग राजमहल में आकर के क्या करना होगा, एक एक दिन फ्री में काम करना होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, टैक्स के रूप में काम ये मान लिया जाएगा। उसके बाद क्या करें कि जो व्यापारी लोग होते थे, जो सामान खरीदने और बेचने का काम करते थे, इन लोगों को भी क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। अब क्या करें कि करों की वसूली से राजा समृद्ध होने लगा। अब राजा इस तरीके से कर वसूलने लगा, टैक्स लेने लगा लोगों से, तो इससे क्या होने लगा, वो समृद्ध होने लगा। समृद्ध होने का मतलब क्या है, इसके पास धन दौलत बढ़ने लगा। अब क्या होगा कि राजा अपने कार्यों को सुगमता से कर सके, इसके लिए कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। जाहिर सी बात है कि राजा के पास क्या है, बहुत सारे कार्य, जैसे सेना रखना, लोगों से कर वसूलना, लॉ एंड ऑर्डर देखना, यानी कि समाज में जो उसकी राज्य है उस राज्य में लोग आपस में झगड़े नहीं, शांति व्यवस्था बनी रहे। इन सब चीज़ों की इन सब कार्यों की देखरेख करने के लिए राजा को किस चीज़ की आवश्यकता होती थी, कर्मचारियों की, यानी कि लोगों की आवश्यकता होती थी। वे नियमित वेतन देकर सेना एवं कर्मचारियों की नियुक्ति करने लगा। यानी कि जो राजा होता था, अब राजा को अपना कार्य करवाना है, तो कार्य करवाने के लिए क्या चाहिए, लोग चाहिए। अब लोग फ्री में तो कार्य करेंगे नहीं, तो उसके लिए राजा उनको क्या देता था, वेतन देता था। वेतन कहाँ से देता था, जो इन लोगों से टैक्स के रूप में जो भी वसूलता था, इन्हीं टैक्स को इन लोगों में बांट देता था, और इस तरीके से इन लोगों से क्या करता था, काम लेता था। ये लोग राजा के प्रति वफादार एवं उत्तरदायी थे। कौन लोग थे, यानी कि जो सेना हो गई या फिर कर्मचारी हो गए, ये लोग राजा के प्रति क्या होते थे, वफादार होते थे। क्यों होते थे, क्योंकि इनको राजा से क्या मिलता था, वेतन मिलता था, और राजा के प्रति उत्तरदायी होते थे। यानी कि राजा जो भी कार्य बोलेगा, जो भी ऑर्डर बोलेगा, इन लोगों को करना पड़ता था। और वेतन का भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। अब ये आहत सिक्के क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे इस चैप्टर में यहीं पे रुकते हैं और इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मगध के उत्थान के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, मगध के उत्थान के बारे में। तो हम लोग मगध के उत्थान के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।